नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। संदीप, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ऑल गुड। ठीक है। हाँ जी साथियों, आवाज नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो गया? नमस्कार। रंजीत, आशीष, दीक्षा, अमृता। बिल्कुल आ गई, आ गई, आ गई, आवाज आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सेशन की शुरुआत कर दी जाती है। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम हिस्ट्री के मिक्स टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो मिक्स टाइप क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि यदि आप रेफरल कोड अंकित10 यूज करते हैं अनअकैडमी पर, तो 10% डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है सभी सब्सक्रिप्शंस पे। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अंकित10 यूज करके आप लोगों को मेरा नया बैच जो कि आईआर का है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पुरानी पढ़ाई हुई जितनी भी मेरी क्लासेस हैं करंट अफेयर्स में, जैसे पॉलिटी मैंने करंट अफेयर्स करवा रखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स करवा रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवा रखा है, वो सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। और आईआर के बाद जो करंट अफेयर आएगा वो इकोनॉमी का एंड इकोलॉजी का आएगा। इस प्रकार से हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इस चीज को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अरे वो फर्जी होगा आमिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। सचिन डिमोटिवेट हो रहे हैं कोरोना के कारण? बेटा वो डिमोटिवेटेड लोगों को ज्यादा भांप लेता है, पकड़ लेता है। फुल चार्ज रहो, नहीं तो कोरोना जो है ना वो पकड़ लेगा। अजय शर्मा, आज एनआरसी सुबह बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। ये है सूचना। बेटा स्पेक्स साथ में रखें, अभी क्या है, थोड़ा सा पसीना सा आ रहा था तो वो स्पेक्स पे ग्लास पे वो आ जाएगा वेपर, थोड़ा रुक के लगाऊंगा, है ना। हाँ कृष्णा कुमारी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। ऐसे पहले हम एक सीरियल देखा करते थे, हेलो दोस्तों चाय पी लो। ऐसे तुम बिल्कुल वैसे कह रही हो, सर चाय पी लो। कैसे पियेंगे बताइए आप, ऑनलाइन चाय? हाँ, चिल टाइप शैलेश, बिल्कुल सही है बेटा। शीतल कह रही है, मेरे पिताजी वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे हैं, क्या करें? कन्विंस करो। अधिकारी बन गई तो कैसे कन्विंस करोगी लोगों को, अगर पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रही हो तो। दीक्षा, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं बेटा। नवीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ मनीषा, बिल्कुल बिल्कुल 8:30 वाले सेशन के लिए चलिए शुरू करें। आइए, बीच बीच में और थोड़ा बतिया लेंगे। हाँ जी। विद रेफरेंस टू अवध, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? हाँ जी, कौन सी चीज सही नहीं है ये पूछा जा रहा है अवध के संदर्भ में। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, नंबर एक। नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
थोड़ा ज्यादा ही अंदर तक के सवाल हो गए हैं, लेकिन ट्राई करिए, क्या दिक्कत है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप लखनऊ जाएं और इमाम बाड़ा ना देखें तो लखनऊ की यात्रा अधूरी समझी जाती है। दो प्रकार के इमाम बाड़े हैं लखनऊ के अंदर, एक है बड़ा इमाम बाड़ा, एक है छोटा इमाम बाड़ा। नाम बाड़ा ही है। ठीक है। हाँ जी, बाकी उन्होंने तो क्या टप्पा मार दिया। हाँ जी, तो देखिए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। असफुद्दौला ने अपनी राजधानी जब लखनऊ शिफ्ट की थी ना, तो उसने लखनऊ के अंदर 1784 में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। और जो फैजाबाद की संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि मतलब कि भाई हम आपके क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वारेन हेस्टिंग के साथ में, वो यहीं पर की गई थी इमाम बाड़े के अंदर, है ना। बिल्कुल एक तरह से समझिए कि लखनऊ में महल टाइप की जो है। डॉक्टर राहुल पूछ रहे हैं आप इतना अच्छा मैप कहाँ से लाते हैं? अरे भैया गूगल डॉक्टर जिंदाबाद है। डॉक्टर राहुल, गूगल पे मिलता है सब। हम कहाँ से इतनी मेहनत करेंगे यार, सब गूगल पर मिलता है। आ जाओ। हाँ जी, पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्या है? अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांडा राजौड़ी और दाभोल को खूब लूटा। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। हाँ जी, ये गोवा के बारे में, वो सॉरी माफी चाह रहा हूँ, पुर्तगालियों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इलाके में कोरोना से बहुत लोग डेथ हो रही है। मौत का तांडव, मेरे इलाके में कोरोना से बहुत लोग डेथ हो रही है। मनीषा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। बस आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए और ईश्वर से मतलब ये दुआ करिए कि आप उस लपेटे में ना आए। है थोड़ा सा परिस्थितियां, लेकिन आप मेंटेन करिए कि 85% लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं कोरोना होने के बावजूद भी, है ना। हाँ, ये टप्पे से सही हो गया सवाल, है ना। एक तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेशन तो कोरोना मरीजों के लिए होना चाहिए, जिसमें कि ये चर्चा की जाए कि कोरोना से डरना है, नहीं डरना है, क्या करना है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ना, अभी कोरोना पे बात करने के लिए लोग जो हैं अपनी चर्चाएं लिख रहे हैं। एक बार बात कर लो आप मेरे साथ, बताओ क्या परेशानी है आप लोगों को? कोरोना से डर लग रहा है? डरोगे ना तो ज्यादा एक प्रकार का वीनम बनेगा आपके अंदर। एक बचपन में कहानी सुनी थी, सुन लो आप उसको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा काम। सुन लीजिए एक बार, ये व्यवहारिक बात है लेकिन करें क्या, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार एक आदमी है ना, मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था पुस्तक में, अभी कितना सही है कितना गलत है मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार सुन लीजिए। एक बार एक आदमी था, वो बैठा हुआ था आराम से, और अपन ऐसा नहीं बैठ जाते दीवार पे, बैठ जाते हैं अपने दोनों हाथ दीवार पे टिका के पीछे की तरफ अपन बैठ गए। ऐसे एक आदमी बैठा हुआ था, बढ़िया से बैठा हुआ था, तो उसके पीछे उसके हाथ में कुछ चीज काट खाया, मतलब कुछ काट खाया, मतलब कि बाइट कर लिया किसी चीज ने। तो बाइट कर लिया, तो बाइट करने के बाद में उसने देखा पीछे की तरफ, तो एक सांप जाता हुआ उसे दिखाई दिया। सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो वो व्यक्ति एकदम फेंटेड हो गया। फेंटेड हो गया मतलब एकदम बेहोश हो गया कि भाई ओ माय गॉड, सांप काट खाया है, सांप का जहर हो गया है। ठीक है। वास्तविकता में वो दुमुही थी। अब आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं, एक दुमुही होती है साथियों, है ना। अब उसका नाम तो मुझे बायोलॉजिकल नहीं पता है, जो दोनों तरफ से आगे पीछे चल सकती है ना। मतलब एक प्रकार का ऐसा स्नेक होता है जो आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से चल सकता है, और वो विनम फ्री होता है, उसमें जहर नहीं होता है। हाँ, वो दोनों तरफ चल सकता है, डबल हेडेड होता है। और हाँ, और वो उसमें वीनम बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। उस व्यक्ति को लगा कि मेरे तो ये सांप काट खाया है। अच्छा, वो जब घायल हुआ तो घायल होने के बाद में अब फिर काटा क्या, ये बड़ा सवाल था। काटा उसके असल में एक चूहा था। जब उसका बॉडी टेस्ट किया गया तो डॉक्टर्स के बाद से ये बात पता चली कि उसके बॉडी टेस्ट करने पर ये पता चला कि उसके शरीर में ना वीनम करेक्टर बन चुका था ऑलरेडी। यानी कि उसका जो डर है ना, वो ऑलरेडी एक जहर जैसी संरचना उसके शरीर में बना चुका था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ये विश्वास लाइए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये जो बात है ये साइंटिफिक है, और ना ही मुझे ये बात साइंटिफिक रूप से कहीं से प्रूव करने का कोई तरीका मालूम है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार का विचार अपने दिल में आने देंगे,
वैसी ही भावनाएं हमारे मन में बन जाती हैं। जैसे समटाइम्स आप में से बहुत सारे व्यक्ति सकारात्मक रहते हैं तो एक अलग ही जोश रहता है, नकारात्मक हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डल फील करने लगते हैं, है ना? किसी चीज को लेके आपके अंदर खुशी है, आप किसी के अंदर कुछ चीजों को लेकर के जोश है, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, आप फीवर में भी काम कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत डिप्रेस हो रखे हैं, नेगेटिव हो रखे हैं, तो आप नॉर्मल होते हुए भी फीवर जैसा माहौल बना लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग में किस प्रकार के विचार आने दे रहे हैं। देखिए, यदि आप प्रॉपर तरीके से एक प्रकार की जो भी नेचुरल चीजें हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से उन सभी को जरूरत नहीं है जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, चाहे मास्क लगाने का प्रोटोकॉल हो, जैसे ही पता चले गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, जो नेचुरल चीजें डॉक्टर्स बता रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे बढ़िया चीज है कि अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बंद कर दो और टीवी में न्यूज चैनल बंद कर दो और बढ़िया से जिंदगी जियो। फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना? सब चीज़ों से ऊपर यही एक इलाज है, बाकी और कोई इलाज नहीं है। ठीक है? चलो आ जाओ। अब यार क्या ही बोला जा सकता है आप लोगों से। हाँ, जय अभी पॉजिटिव हैं और 10 बजे और 6 बजे वाली क्लास बढ़िया से देख रहे हैं। आ जाओ। European traveler were attracted towards India and Southeast Asia towards the end of 15th century. What were the reason of this? हाँ जी, क्या इसके प्रमुख कारण थे? यूरोपियन ट्रेवलर्स जो थे वो अट्रैक्ट हुए इंडिया के प्रति। हाँ जी, इंडिया के प्रति उनका अट्रैक्ट होने का क्या कारण था? यूरोप में कृषि विकास और विस्तार हो रहे थे, आंतरिक और विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश थी, रेशम, मसाले और औषधि की मांग थी। कौन सा ऐसा करेक्टर था जो यहाँ पर देखने को मिल रहा था? बताएं। मतलब यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया क्यों आ रहे थे? एक मिनट रुको यार, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। हाँ जी। तो द बेसिक पॉइंट इज कि भाई यूरोपियंस इंडिया क्यों आए, तो इसके पीछे का प्रमुख रीजन ये था कि हमने रेशम, मसाले और औषधि की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें बुला लिया। तो ये स्पेशल रीजन तो था कि हम लोगों से यहाँ से उन्हें रेशम चाहिए था, मसाले चाहिए थे और औषधि चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में बना हुआ माल कहाँ बेचेंगे? तो होता भी ये था ना कि कच्चा माल यहाँ से गया और वहां से बना बनाया माल, विदेशी व्यापार, ये वहीं से होकर के हमारे तक आया करता था। तो ये चीज तो थी ही थी। दूसरा, यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार। अब देखिए क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंशन। जैसे अब वहां पर नील की खेती करने का कल्चर चल पड़ा, तो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ही तो था। उनके लिए उन्हें क्या था, उनके लिए उन्हें बहुत ज्यादा एक प्रकार की लैंड की आवश्यकता थी। लैंड के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ा। तो ये सारी चीजें कंबाइंड रूप से उनको यहाँ आने के लिए मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि यूरोप में तो बहुत छोटी जगह है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? जिसके बाद में सुगौली की संधि हुई थी, उस समय मतलब युद्ध हुआ, तो उससे उनको क्या प्राप्त हुआ? नेपाल के युद्ध में अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने, अगर आपको याद हो तो कल परसों भी ये चीज मैंने पढ़ाई थी कि नेपाल को वो पूरी तरह से कभी जीत नहीं पाए थे और फिर उनको एक प्रकार से यही मान लिया गया था कि आप अपने टेरेन में रहिए, हम अपने टेरेन में रहेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र थे जो अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिए थे, जो आज इंडिया का हिस्सा हैं।
तेजस्वी यार अभी तक उसके बारे में अपडेट नहीं आया है। यूके की सरकार ने कहा है कि ऐसा होगा। अब उसको डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है या नहीं करता है ना। और डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड मत लेना, मैंने पहले भी बताया था, उसको किसी केमिकल से डिराइव किया गया है ना। हाँ जी। तो याद है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि जो हुई थी उस समय पर पूरे नेपाल को तो अंग्रेज जीत नहीं पाए थे, लेकिन इसके कुछ क्षेत्र जैसे गढ़वाल कुमाऊं वाला क्षेत्र था, सिक्किम वाला रीजन था, मसूरी वाला रीजन था। ये कौन कौन से क्षेत्र हो गए? गढ़वाल और कुमाऊं एक प्रकार से आपका हो गया उत्तराखंड। सिक्किम जो भूटान और नेपाल के बीच वाला क्षेत्र है, और तीसरा मसूरी हो गया है ना। ये सारी के सारे जो क्षेत्र थे ये सब कहां से आ गए? मतलब नेपाल से ले लिए गए, और आज ये इंडिया के हिस्से हैं। अरुणाचल प्रदेश भूटान के बाद वाला एरिया था, तो वो पहले भी नेपाल के अधीन नहीं था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है? हाँ जी। कैसे? क्या गलती है? सर्वप्रथम कौन आए थे? डच। ठीक है। तो कंपनी जो थी ना, सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोज की थी, लेकिन यहां पर जो कैपिटल कंपनी का विकास किया था वो डचों ने किया था, है ना। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर अगर हम पूछें तो वो अल्मीडा नहीं था, वो अल्बुकर्क था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वाले सवाल में भी इस लाइन को बताया है ना। और उन्होंने बीजापुर से गोवा को छीना था, जीता था। कब जीता था? 1510 में जीता था। ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है इसको आपको यहां पर करना है। तो पुर्तगालियों ने जीता था बीजापुर से गोवा को, ना कि डचों ने जीता था। ठीक है ना। तो यहां पर पुर्तगाली और डच में कंफ्यूज ना हो। पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाल से आए थे। डच जो है वो आज का नीदरलैंड, जिसे आप हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड कहा करते थे, बाद में वो नीदरलैंड हो गया। तो असल में डच नीदरलैंड से थे, जहां पर दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों में एम्स्टर्डम स्थित है, वहां से वो लोग हमारे पास आए थे। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अल्फांसो भी बिल्कुल ठीक है, वर्षा बिल्कुल सही। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली डज नॉट अप्लाई? हाँ जी, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? मेंटेनिंग ए लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम डेंजर ऑफ नेपोलियन, मैनेजिंग ए फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी, इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। हाँ जी। सहायक संधि व्यवस्था में कौन सा कथन लागू नहीं होता? आपको मालूम होगा वेलेस्ली ने, हालांकि मैंने पहले भी इस बात को बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार पूछ ले रहा हूं। वेलेस्ली ने इंडिया में नेपोलियन के आक्रमण से बचने के लिए सहायता संधि अपनाई थी। तो वो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, एक बार सोच के आंसर दिए। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, सहायता संधि का मीनिंग ही क्या था? वेलेस्ली की जो सहायता संधि थी उसका मीनिंग ही क्या था? कि वो दूसरों के दम पर अपनी सेनाएं इकट्ठा करता था। 1798 से 1805 के बीच में वेलेस्ली यहाँ का रहा था, और उसने क्या किया कि यहाँ के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उन प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये टाई अप किया। क्या टाई अप किया? कि भाई मेरी सेना आपके यहाँ रहेगी, खर्चा आप उठाएंगे, ट्रेनिंग मैं दूंगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, खर्चा आप उठाइए। तो एक प्रकार से उसने अपनी सेना को खर्च फ्री कर दिया था। उसने एक बहुत बड़ी सेना विकसित कर ली इस प्रकार से, जिसमें खर्चा ब्रिटिशर्स का कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट्स यानी राजाओं के दम पर एक ऐसी सेना का विकास कर लिया जिससे राजा तो कमजोर होते चले गए, क्योंकि राजाओं ने खुद की सेना रखना बंद कर दिया। और दूसरी तरफ से वेलेस्ली ने खुद की ताकत इतनी बढ़ा ली कि नेपोलियन जैसा व्यक्ति इंडिया नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस समय तक वो इजिप्ट और सीरिया को जीत चुका था।
और उसके बावजूद वो इंडिया तक नहीं आ पाया। तो ये माना जाता है कि ये एक वेलेस्ली का कूटनीतिक चाल थी जिसके तहत उसने ये कार्य किया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वेलेस्ली की जब हम सहायता संधि पढ़ते हैं तो बहुत बार हमको ये लगता है कि यार वेलेस्ली गलत आदमी था, है ना? अच्छा, कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार वेलेस्ली ने ये सारा काम एक प्रकार से राजाओं को उल्लू बनाने के लिए किया। अच्छा, राजाओं के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उन दिनों। प्रॉब्लम ये थी कि जो राजस्थान जैसे राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ ये हुआ करता था कि जो मराठा शक्ति थी, मराठा बोले तो महाराष्ट्र के जो मराठा जो हैं, शिवाजी और उनके जो वंशज थे, वो लोग बड़े पावरफुल राजा हुआ करते थे। और वो करते क्या थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा पावरफुल, ये कम पावरफुल। पावर जो थी वो मतलब उस समय के आधार पर होती थी, और वो एक प्रकार की गुरिल्ला रणनीति अपनाया करते थे युद्ध की। और मराठाओं का राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स के बीच में इंटरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इवन इतना हो चुका था जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले, कि मराठा डिसाइड करते थे कि कौन से राजा की शादी किस राजा के बच्चे से होगी। मतलब शादियों तक का डिसीजन मराठा बैठ के किया करते थे। और मराठा किसी प्रिंसली स्टेट की सुरक्षा करने की जो है वो पैसे वसूला करते थे। मान लीजिए कि कोई राजघराना है, जैसे मान लीजिए कोटा राजघराना है। अब कोटा राजघराने को बूंदी राजघराने से डर है कि भाई ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए उन्होंने, मराठाओं ने इन सबसे कर वसूलना शुरू कर दिया था, रजवाड़ों से। और ऐसा शायद ही कोई रजवाड़ा होगा मराठाओं के समय पर हिंदुस्तान में जिसको मराठाओं को कर ना देना पड़ता हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी टैक्सेशन का सिस्टम। और वो किस चीज के लिए? मराठा ये कहते थे, या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अब पैसे के दम पर, यानी कि एक प्रकार से राजघराना क्या होता था ये भी नहीं पता है शिवानी? रहने दो, मतलब कहानी है, यूं समझो, है ना? हाँ, तो मतलब ऐसे समझो कि ये वाली जो चीज थी, उस प्रोटेक्शन के लिए उनके द्वारा धन वसूला जाता था। इस धन वसूलने की प्रथा से हमारे यहाँ पर राजस्थान के जयपुर में, जो कैपिटल है हमारी, यहाँ पर तो हालत मराठाओं के इंटरफेयर से ऐसी हो गई थी कि मराठाओं के टॉर्चर से एक राजा ने फांसी पे लटक के जान दे दी थी। सोच के देखो आप, ठीक है? और उसी के चक्कर में, हाँ मतलब आत्महत्या कर ली थी। अब फांसी लटका या कूदा था, क्या था। और वहीं पर आज ईसर लाट बनी हुई है। ईसर लाट जयपुर में ही स्थित है। हाँ, जयपाल, हाँ। तो उसने मतलब मराठाओं के इंटरफेयर से दुखी हो गया था वो। आ गई बात समझ में कि यार ये मतलब चीज चल नहीं रही है। तो अब ऐसी चीज में ईश्वर लाट बनी हुई है, ईश्वर लाट, ईश्वरी सिंह के लिए, हाँ। उसी के नाम पर दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई थी, दो राजा हुआ करते थे। उन दो भाइयों की लड़ाई के बीच में मराठा इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है? और ईश्वर सिंह जो है, उन्हीं की याद में ईश्वर लाट बनी हुई है, जहां से वो कूद के हत्या कर लिए। अब वो थोड़ा सा मतलब फैक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वो कौन सी मतलब किसके बच्चे थे या किसके साथ उनकी लड़ाई थी। बट द पॉइंट इज कि ईश्वरी लाट जो ईश्वर सिंह की याद में बनी हुई है, वहां से उन्होंने कूद के जान दी थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से बचने के लिए, मराठाओं के टॉर्चर से बचने के लिए जब अंग्रेज आए, तो ये बहुत ही नियम कानून वाले लोग हुआ करते थे। नियम कानून वाले, नियम कानून वाले का मतलब ये हुआ कि हाँ भाई, आपको सेना हम देंगे, अब आपको मराठा परेशान नहीं करेंगे। यही कारण तो था कि आपने एंग्लो मराठा वार सुना। एंग्लो मराठा जो युद्ध आपने सुना, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच के जो युद्ध हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा, ये वाले जो युद्ध हैं, ये कल करा दूंगा, ठीक है ना? कौन कौन से युद्ध थे, कौन कौन सी संधियां थी, ये बहुत अच्छे से याद करनी पड़ती हैं, एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर, है ना? तो हुआ ये कि इन सब की वजह से अंग्रेजों ने फिर इन राजाओं को प्रोटेक्शन दिया कि आप चिंता मत करिए, आप लोगों के पास में जो सेना है ना, वो उच्च कोटि की नहीं है। तो उच्च कोटि की जब सेना नहीं है, हाँ, एंग्लो सिख भी करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग हैं आपके पास अटैक कर लेते हैं। तो अब आप एक काम करिए, ये लोग आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये लोग आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में, हाँ चलिए एक काम करेंगे, बिना बिना क्वेश्चंस के करवाएंगे, उसको थोड़ा डिटेल में करवा देंगे, थ्योरी टाइप से करवा देंगे, है ना? एंग्लो मराठा युद्ध जो है
वो थ्योरेटिकल रूप से करवा देंगे, ठीक है, पूरा मतलब कंटेंट के साथ में करवा देंगे। तो फिर इसी कारण से, अदरवाइज ऐसा थोड़ी था कि अपने जो राजा लोग थे वो बेवकूफ थे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि भाई राजा लोग पागल थोड़ी थे जो मतलब उसके कहने पर फंस गए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि हाँ भाई, हाँ कपिल चौधरी ये सही है, जय सिंह के पुत्र थे माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, हाँ दो भाइयों की लड़ाई थी बेटा, है ना कपिल। तो ऐसी स्थिति में साथियों, अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आए थे असल में हमारे राजा लोग। वो बहकावे में ना आकर के एक प्रकार से उनकी नीति पसंद आ गई कि चलो कम से कम ये बला हटेगी तो ये इसके पास रह जाएंगे हम। और प्रिंसली स्टेट्स ने बकायदा रजवाड़े जो थे वो अंग्रेजों के शासनकाल में पूरी तरह से राजशाही के साथ ही चलते रहे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनकी राजशाही में कोई कमी आई हो। आ गई बात समझ में? उनको एक मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट था जो अंग्रेजों को देना पड़ता था, एक सेना की टुकड़ी थी जो रखनी पड़ती थी, और बढ़िया से रहते थे। ये अंग्रेजों ने एक मॉडर्नाइज सिस्टम दिया था जिसके कारण उनको प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसे। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिए गए। नंबर एक, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। कौन सा कथन यहां पर सही है, यह पूछा जा रहा है, बताइए। प्रत्यक्ष करती तो फिर डाई आर की थोड़ी आती, नहीं? है ना, अंग्रेजों ने तरीके ही ये अपनाए थे ना, शुरुआत में उन्होंने बहुत सही तरीका अपनाया। बोले राजा को राजा बने रहने दो, हम लोग तो केवल कमीशन लेंगे, यानी रेवेन्यू में कट लेंगे, बाकी जो राजशाही है वो राजा करे। इसी को मेरे प्यारे साथियों डायआर्की कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को जरा मैच करिए, और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है, आपको समझना भी चाहिए ये सारी की सारी चीजें। इनमें से कौन सा टाइम पीरियड के साथ में सही है, बताइए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये टाइम के हिसाब से कौन सी चीज सही है? आपको मतलब इन चीजों को याद रखना होता है, बताएं। भू राजस्व नीति लिखा हुआ है नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट रूप से मैच नहीं है? रोशनी सर, हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमारे अपनों में अंग्रेजों ने उठाया। हाँ ये तो है ही बेटा, उनकी नीति थी फूट डालो राज करो, और हमने बकायदा फूट डालने दी। हाँ जी, ये सब की सब जो है ये समकालीन है लगभग। 1793, 1820, 1822। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये 1820 की है साथियों, है ना। तो इन तीनों में पहले अंतर समझ लीजिए क्या होता है ना। थोड़ा सा बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी कई बार कंफ्यूज करता है कि इसका मीनिंग क्या है ना। स्थायी बंदोबस्त सबसे एंड में समझा दूंगा। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी का मीनिंग समझ लीजिए। सबसे गंदी व्यवस्था बनकर के जो निकली वो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, उसके बारे में सबसे एंड में बताऊंगा। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों। जो गांव का खेत होता है ना, उसको रैयत कहते हैं। रैयत क्या है? जो खेत होता है उसे रैयत नाम दिया जाता है, और जो पूरा गांव होता है उसे महल नाम दिया जाता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं रैयत का मीनिंग क्या हुआ और महल का मीनिंग क्या हुआ। रैयत हुआ किसी गांव का नाम, गांव के खेत का नाम, सॉरी, खेत को रैयत कहा। तो इसमें क्या होता था, रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था के अंदर खेत के ऊपर टैक्स वसूलने डायरेक्ट अंग्रेज आया करते थे। देखिए तीन परिस्थितियां हैं, तीनों को तीनों आपको समझनी होंगी। जैसे आपको ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। लेट से ये एक गांव है, इस गांव में ये खेत बता दिए मैंने आपको, यहां पर मैंने आपके सामने कुछ खेत निर्मित कर दिए। ये कुछ खेत बने हुए हैं गांव में, ठीक है। अच्छा, गांव का एक मुखिया है ना। अच्छा, और यहां पर एक अंग्रेज खड़ा हुआ है। अब क्या है, यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये सारे किसान बैठे हुए हैं, ये सब किसान 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 है। यदि
इन किसानों से डायरेक्ट लोन यानी कि राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेज आए। ये अंग्रेज है। यदि इन लोगों से डायरेक्ट का वो वसूलने के लिए कौन आए? हाँ, अगर टैक्स वसूलने डायरेक्ट अंग्रेज आए, खेत से, हर खेत से टैक्स वसूलने अंग्रेज खुद आ रहा है। अंग्रेज खुद आ रहा है, कोई मध्यस्थ नहीं बीच में, सीधा। ये प्रक्रिया मेरे प्यारे साथियों रैयतवाड़ी कहलाती थी। बोलिए, ये बात समझ में आ गई रैयतवाड़ी क्या है? थम्स अप करिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरी चीज चलते हैं, महलवाड़ी। महलवाड़ी में ये पूरा की पूरा गांव इकट्ठा होकर के अपना पूरा की पूरा टैक्स एक ही बार में अंग्रेज को पहुंचा देगी। बोले साहब आप इंडिविजुअल से चक्कर में मत पड़ो, आप इंडिविजुअल के चक्कर में मत पड़ो, हम सब लोग मिल करके इस पूरे गांव का टैक्स आपको पकड़ा देंगे। इस गांव का टोटल लगान आ गई, फुल टैक्स, कि ये जो चीज है ना ये पूरा की पूरा हमारा है, ये हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? दैट इज नॉन एज महलवाड़ी। बोलिए, ये बात क्लियर आ गई? अब अंग्रेजों को गांव वालों से बात ही नहीं करनी। उन्होंने क्या किया, एक मिडिल मैन पकड़ा और मिडिल मैन से कहा कि मैं तेरे से पैसे वसूलूंगा और फिक्स पैसे वसूलूंगा। फिक्स का मतलब गर्मी आए, बारिश आए, सूखा पड़े, मैं हर साल तेर से एक गांव के ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स वसूलूंगा। एक बार उदाहरण के रूप में समझ लो, 1 लाख रुपए हर साल तेरे से टैक्स में वसूलूंगा। इस टैक्सेशन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सूखा पड़े, चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तेर से वसूलूंगा, मेरे को गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। फिर जमींदार ने पूछा कि सर मुझे क्या फायदा? बोले देख, तू 1 लाख रुपए मुझे दे, अब तू गांव वालों से 1 लाख उगाता है, 1.5 लाख उगाता है, 2 लाख निकालता है, वो तेरे ऊपर है। जो भी तू एक्स्ट्रा कमाता है वो तेरा। मेरे को इस पूरे गांव से 1 लाख चाहिए। बोले सर मैं तो नहीं दूंगा। बोले तू नहीं देगा तो कोई तेरा और भाई देगा। आ गई बात समझ में? कोई और भाई देगा, इसका मतलब बहुत सारे बनिए बुलाए गए, यानी साहूकार बुलाए गए जो व्यापारी थे। उन व्यापारियों से कहा गया बताओ भाई किसको गांव के अंदर इंटरेस्ट है? तो गांव के अंदर इंटरेस्ट तो जमीनों में बचपन से लोगों का रहा है कि आधो भाई व्यापार करेंगे, है ना। खेती करने को लेकर के जो फार्म हाउसेज हैं, आजकल नया कल्चर आ गया है, हर पैसे वाला फार्म हाउस लेने जाता है। तो बोले चलो फार्म हाउस मिल रहा है। आ गई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये वाला जो कार्यक्रम था, अंग्रेजों को तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही से पैसा मिलता रहा, लेकिन ये वो जो लोग पीछे रह गए, ये जो लोग पीछे रह गए, उन लोगों से इसने जबरदस्त शोषण किया, क्योंकि इसका परमानेंट सेटलमेंट हो गया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब इसको तो 1 लाख ही देना है, और ये व्यक्ति जो है ये जमींदार बन गया। ये व्यवस्था भारत की सबसे खत्म और खराब व्यवस्था थी, जो बिहार बंगाल जैसे क्षेत्रों में हुई, ये वही व्यवस्था थी। आ गई बात समझ में? तो पंजाब वाली साइड में जो हुई व्यवस्था वो महलवाड़ी थी, जो दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की तरफ व्यवस्था हुई वो रैयतवाड़ी थी, और बंगाल बिहार आसाम वाले क्षेत्रों में जो व्यवस्था हुई वो व्यवस्था जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश काल में किन प्रांत के प्रेसिडेंसी, किस प्रांत को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी और प्रिंसली स्टेट में क्या अंतर होता था? प्रेसिडेंसी का मतलब ये समझो कि आप एकदम सर्वोच्च प्रकार की चीज में रह रहे हो। आप सर्वोच्च प्रकार का मतलब ये हुआ कि यहाँ गवर्नर साहब बैठेंगे। ठीक है, तो गवर्नर साहब कहाँ कहाँ बैठेंगे, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। यूटी नहीं, यूटी में तो चीफ कमिश्नर बैठता था। गवर्नर मतलब एक प्रकार से राज्य का लेवल। कोरोना काल की शादियां हो रही हैं।
अमृता, कोई आज मिस इन्फॉर्मेशन हुई है बच्चों तक, मतलब इन्फॉर्मेशन क्लास की नहीं पहुंच पाई है, इस वजह से कोई इशू हुआ है। हाँ जी, बंगाल, बंबई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इनमें गवर्नर का शासन हुआ करता था। बाकी जगह डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। बाद में तो ये हाल हो गया कि बंगाल के गवर्नर को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी इन सब गवर्नर्स के ऊपर, है ना। और वो कौन था सबसे पहला जो व्यक्ति बनकर के आया था? विलियम बेंटिक, 1833 में बन के आया था, है ना। हाँ जी, आखिरी सवाल। हाँ बेटा, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी को की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी, प्रोविंशियल जो सरकारें थी। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, प्रोविंसेस। अच्छा, अब जैसे प्रोविंस हुआ करता था आपका, उत्तर प्रदेश जो था वो उस समय प्रोविंस हुआ करता था, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज ज्यादा सही थी। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया ना? बस 1 मिनट में कर रहा हूं सर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल उलट था। क्या उलट था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जो बताया वही है इसका आंसर। क्या? सुन लीजिए साथियों, आंसर ये कि भारत को पहले प्रांतों में बांटा गया था। जो प्रेसिडेंसी थी उन पर तो बैठता था गवर्नर, उसके अलावा जो अन्य थी काउंसिल्स, जो फिर मतलब जिनको आप प्रेसिडेंसीज के अलावा जिनको आप कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे जो चलाया करते थे। तो सबसे ऊपर चीज क्या होती थी? प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। ठीक है, हाँ जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। आज क्लास होगी आप लोगों की, दैट इज ऑन 8:30, है ना, यूट्यूब पर क्लास, जो भी बच्चे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे। ओके बेटा, थैंक यू। कल जो है हम लोग वो पढ़ लेंगे, मराठा, आंग्ल मराठा वॉर जो है हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा।